और कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। तो हम लोग भारत का संवैधानिक इतिहास देख रहे हैं। 1600 से हम लोगों ने अपना ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था और आज हम लोग पहुंच गए हैं भारत शासन अधिनियम 1919 तक की जर्नी हम लोग कर चुके हैं। आज स्टार्ट करेंगे भारत शासन अधिनियम 1919। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है निश्चित तौर पे और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। 1 से 2 प्रश्न अक्सर तो एग्जाम में देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा टफ टॉपिक है लेकिन हम लोग इस प्रकार से इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे कि प्रश्न जो एग्जाम में आए उन्हें हम हल कर सकें। चलिए बढ़ते हैं। पढ़ने से पहले जब हम ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे भारत का संविधान का इतिहास, ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो आपकी क्वारीज होंगी, जो आपके प्रश्न होंगे, जो आपने कमेंट बॉक्स में पूछा होगा, उनको लेकर के हम लोग एक वीडियो बनाएंगे, उस पर परिचर्चा करेंगे और इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड भारत के संविधान के इतिहास से जो प्रश्न एग्जाम में, आईएएस में, पीसीएस में या अन्य किसी भी एग्जाम में आए हुए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी अगर हम करें, सभी एग्जामों को कंडक्ट करें तो लोअर, यूपी, ट्रिपल एससी, तमाम ढेर सारी प्रदेश स्तर की परीक्षाएं होती हैं और हर प्रदेश में तमाम ढेर सारी होती हैं। तो सबको हम एक साथ समायोजित नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम प्रयास ये करेंगे यूपी पीसीएस, अदर स्टेट के पीसीएस, लोअर के और समीक्षा अधिकारी के और आईएएस के या और कुछ जो और इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनसे हम रूबरू होंगे। चलिए पढ़ते हैं। जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हों वो हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस अधिनियम में क्या हुआ? ये अधिनियम जो था मार्टिन्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी इसे कहा जाता है। इसका जन्मदाता कौन था? इसका जन्मदाता जो था वो भारत सचिव जो इंग्लैंड में हुआ करता था, कौन? मार्टिन्यू, इसके नाम पे हुआ। और उस समय जो गवर्नर कौन था भारत में? चेम्सफोर्ड था। चेम्सफोर्ड कब था गवर्नर? 1919 भारत शासन अधिनियम के समय। उस समय की परिस्थिति में क्या हुआ? सुधारों की मांग हुई, होम रूल आंदोलन हुआ और प्रथम विश्व युद्ध का समय था, ठीक है। इन्हीं कारणों से यह अधिनियम पारित करना पड़ा अंग्रेजों को, ब्रिटिश को। इस अधिनियम के आधार पर प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकारों की स्थापना होती है। अभी देखिए पूरी तरह से सरकार नहीं बन रही है, अभी केवल आंशिक रूप से, किंतु प्रारंभ हो गया है सरकार के बनने का। क्या होता है? पार्षद जो होता है उसका कार्यपालिका का ऐसा भाग था जो गवर्नर के प्रति उत्तरदायी था। किसके प्रति उत्तरदायी था? प्रांतों के गवर्नर के प्रति उत्तरदायी था। जो दूसरा भाग था, दूसरा भाग क्या था? मंत्रिमंडल, जो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी था, ठीक है। जो पार्षद था वो गवर्नर के प्रति उत्तरदायी था और जो मंत्रिमंडल था वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी था, जवाबदेही थी उसकी। आगे बढ़ते हैं। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ होता है, ठीक है। राज्य परिषद उच्च सदन को कहते हैं और विधानसभा को निम्न सदन कहते हैं। इसमें सदस्यों की संख्या जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि 10 से बढ़ा के 60, 10 से बढ़ा के 16 अधिकतम, ठीक है, न्यूनतम 10, अधिकतम 16। फिर पिछले अधिनियम में मैंने आपको बताया कि सदस्यों की संख्या को बढ़ा के 60 कर दिया गया, ठीक है। उनका कार्यकाल क्या था? अक्सर तक आपको नहीं पता होगा, ये बहुत कम किताबों में आपको देखने को मिलेगा कार्यकाल। 5 वर्ष कार्यकाल। हमारा जो सोर्स है वो एम लक्ष्मीकांत और सुभाष कश्यप, ठीक है। जो निर्वाचित सदस्य होते थे, जो चुन के आते थे, जीत के आते थे, वो 34 सदस्य होते थे। कितने होते थे? 34 सदस्य जीत के आते थे और 16 सदस्यों को मनोनीत किया जाता था। जैसे आप देखते हैं विधानसभा में, ठीक है, विधान परिषद में, लोकसभा में और राज्यसभा में कुछ सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं, एंग्लो इंडियन नॉमिनेट किए जाते हैं। उसी तरह उस समय भी 16 सदस्य नॉमिनेट किए जाते थे
और जो केंद्रीय विधानसभा थी उसमें जो कुल सदस्य थे 145 टोटल सदस्य थे। कुल सदस्यों की संख्या क्या थी? 145 थी, जिसमें 104 सदस्य जो थे वो निर्वाचित किए जाते थे, चुने जाते थे, और जो शेष सदस्य होते थे, अगर आप इसको 105 से 4 को माइनस कर देंगे तो 41 सदस्य मनोनीत किए जाते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनका जो कार्यकाल होता था, अभी हमने देखा कि जो राज्य परिषद था, उच्च सदन था, उसका कार्यकाल 5 वर्ष का था, लेकिन यहाँ पे जो केंद्रीय विधानसभा है उसका कार्यकाल 3 वर्ष है। कितना कार्यकाल था? 3 वर्ष। पावर सेम रहती थी दोनों की, केंद्रीय विधानसभा की और जो राज्य परिषद की उच्च सदन था उसकी पावर सेम रहती थी, बट थोड़ा सा अंतर हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं विधानसभा और विधान परिषद में थोड़ा सा अंतर होता है, लोकसभा और राज्यसभा में थोड़ा सा अंतर होता है, उसी प्रकार अंतर यहाँ पे भी था। क्या अंतर था? जो बजट की स्वीकृति होती थी वो पावर इनको नहीं था। ठीक है, वो किसका पावर था? विधानसभा को था। किसको पावर था? विधानसभा को था। आगे देखते हैं केंद्रीय व प्रांतीय। केंद्र और प्रांत के लिए अलग अलग सूची, जैसे हम लोग देखते हैं केंद्र के अंतर्गत संघ सूची, राज्य के अंतर्गत राज्य सूची, उसी प्रकार उस समय 2 सूचियों का प्रचलन था। आगे बढ़ते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान, अक्सर तो प्रश्न पूछा जाता है कि लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा लिया गया है? तो भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं 1926 में क्या होता है। 1926 का समय था, उसमें क्या हुआ कि सिविल सेवकों की भर्ती हेतु केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। देखिए अब क्या होता है, केंद्र के लिए अलग बजट हो जाता है और राज्यों के लिए अलग बजट हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है, राज्यों को एक और पावर मिल जाता है, वह अपने लिए अलग बजट बनाने के लिए अधिकृत हो जाते हैं। अभी तक अधिकृत नहीं थे। इस वैधानिक आयोग का कार्यकाल जो था वो 10 वर्ष का था। उसके बाद यह अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करता और उसके आगे उस पर कार्रवाई होती। फिर देख लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है साइमन आयोग। साइमन के बारे में आपने सुना होगा, हिस्ट्री में खासकर सुना होगा। गो साइमन कमीशन, वापस जाओ, गो साइमन के नारे लगे थे। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, इसकी पृष्ठभूमि को जान लेते हैं साइमन आयोग के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10 साल बाद का टाइम था, अपनी रिपोर्ट 10 साल बाद प्रस्तुत करना था, लेकिन नवंबर 1927 का समय था। हम बात करें तो 1919 अधिनियम को आना चाहिए था 1929 में, लेकिन 2 वर्ष पूर्व 27 में ही, नवंबर 27 में ही भारत की स्थिति की पोजीशन को जानने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय कमेटी बनाई जाती है। जब कमेटी बन जाती है तो उस कमेटी में सभी सदस्य जो होते हैं वो अंग्रेज होते हैं, ब्रिटिश होते हैं। भारतीयों में ये बात कुछ पचती नहीं है, तो भारतीय इसका विरोध करते हैं। फिर क्या होता है, सब जो भारत में जितने दल होते हैं उसमें नरम दल, गरम दल, मुस्लिम लीग, सारे लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। फिर क्या होता है 1930 में, 1930 का समय होता है ब्रिटिश सरकार और भारतीय रियासतों के बीच में। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा गोलमेज सम्मेलन, तो वो गोलमेज सम्मेलन इसी कारण से हुआ था। तो गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटिशों के बीच में और भारतीय रियासतों के बीच में, जो भारत की तरफ से रिप्रेजेंट करते थे, प्रतिनिधित्व करते थे, उनके बीच में बातचीत हुई। तो उस बातचीत में क्या होता है, जब 2 लोग बात करते हैं तो एक मेन बात निकल के आती है। उस परिचर्चा के आधार पे एक
जो दोनों लोगों की कॉमनवेल्थ निकल के आई, उसे कहा जाता है श्वेत पत्र। क्या कहा जाता है? श्वेत पत्र। श्वेत पत्र। श्वेत पत्र का आगमन होता है और श्वेत पत्र के आगमन पे उसमें कुछ संशोधन किए जाते हैं। श्वेत पत्र में पूरी की पूरी तो अंग्रेज मान नहीं लेंगे कि आपने कह दिया और अंग्रेजों ने मान लिया। अंग्रेज कुछ उसमें संशोधन करते हैं और भारत शासन अधिनियम 1935 में उनको शामिल कर लिया जाता है। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं सांप्रदायिक अवार्ड। ये सांप्रदायिक अवार्ड क्या था? सांप्रदायिक अवार्ड की अगर हम बात करें, सांप्रदायिक अवार्ड सबसे पहले ये जान लिया हुआ कब था। यह 1932 का समय था। 1932 के समय में जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमेजे मैकडोनाल्ड ने भारतीयों के अल्पसंख्यकों के लिए एक योजना प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने कहा कि मुस्लिम, यूरोपीय, दलित, महिलाओं, इन सब के लिए एक अलग प्रतिनिधित्व निर्वाचन प्रणाली बनाई जाए। इनके लिए एक अलग निर्वाचन प्रणाली बनाई जाए। तो गांधी जी इसमें जो दलितों को शामिल किया गया था, उसका वो बात गांधी जी को बहुत कष्टदायी लगी। तो गांधी जी ने इसका विरोध भी किया और यरवदा जेल, जो आप लोग ने अगर संजय दत्त की मूवी देखी होगी तो उसमें मूवी में यरवदा जेल के बारे में बताया गया है। तो यरवदा जेल में गांधी जी अनशन करते हैं। जो अनशन करते हैं इसमें क्या होता है, गांधी जी ने अनशन किया यरवदा जेल में। फिर क्या हुआ, कांग्रेस के नेताओं के बीच और दलितों के बीच एक समझौता होता है, जिसे हम जानते हैं किस नाम से? पूना पैक्ट। किसके नाम से जानते हैं? बड़ा फेमस हुआ है पूना पैक्ट। ठीक है, इसको मैंने इसलिए ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिखा क्योंकि मुझे ये भारत शासन अधिनियम इसी वीडियो में इसको खत्म करना था। इसीलिए मैंने कहा इसको थोड़ा सा टॉपिक है छोटा, मैं आपको समझा दूंगा, आप इजीली इसको समझ जाएंगे और आप इसको राइट नोट भी कर सकते हैं। तो जो पूना पैक्ट हुआ, पूना पैक्ट होता है, पूना पैक्ट में ये होता है क्या होता है कि संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा जाता है। जो ये व्यवस्था बनाई रखी गई और दलितों के लिए क्या किया गया, दलितों के लिए कुछ स्थान आरक्षित कर दिए गए। ठीक है, ये तो हम लोगों ने देख लिया सांप्रदायिक अवार्ड के बारे में और साइमन कमीशन के बारे में, जिसके संबंध में श्वेत पत्र जारी हुआ था। पूना पैक्ट के बारे में भी थोड़ा सा देखा। अगर इसको थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो हिस्ट्री का टॉपिक बन जाएगा। तो हम चूंकि पॉलिटी का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो जितना हो सकता है हल्का हल्का सा जानना जरूरी था, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। भारत शासन अधिनियम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, संविधान का मूल ढांचा जिसको कह सकते हैं। बहुत सारी चीजें इस एक्ट से हमारे संविधान में ली गई है। यह अधिनियम एक मील का पत्थर साबित होता है। ठीक है, 321 कुल धाराएं होती हैं और अनुसूचियां 10 अनुसूचियां। वर्तमान में बात करें तो कितनी अनुसूचियां, कमेंट करके बताइएगा आप मुझे। तो कितनी अनुसूचियां हुई? 10 अनुसूचियां 1935 के अधिनियम में आपको देखने को मिली। इसमें क्या होता है, जो केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली था वो समाप्त कर दी गई। क्या किया गया, केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई। और अभी हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो इन सारी चीजों के बारे में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इनकी चर्चा करेंगे कि संघ सूची के अंतर्गत वर्तमान में जब संविधान बना तब कितने विषय थे, राज्य सूची के अंतर्गत कितने विषय थे, समवर्ती सूची के अंतर्गत कितने विषय थे और वर्तमान में कौन कौन से विषय हैं। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अभी हम लोग जान लेते हैं 3 सूचियों का निर्माण हुआ। संघ सूची के अंतर्गत 59 विषय रखे गए और राज्य सूची के अंतर्गत 54 विषय रखे गए और समवर्ती सूची के अंतर्गत 36 विषय रखे गए। ठीक है,
इनकी हम लोग परिचर्चा जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से करेंगे, आगे बढ़ते हैं। इसको एक हम लोग ग्राफ के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखते हैं भारत शासन अधिनियम, जिसको मैंने एक ग्राफ के माध्यम से पैसेज बना के आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। तो भारत शासन अधिनियम 1935, इसके अंतर्गत क्या होता है, हम सबसे पहले इसकी पर चर्चा कर लेते हैं। इसकी पर चर्चा कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रांतों में क्या हुआ, द्वैध शासन समाप्त हो गया। अभी केंद्र में भी द्वैध शासन समाप्त हो गया और प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त हो गया, और प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना होती है। अभी हम पढ़ेंगे इसके आगे उत्तरदायी सरकार में, इसके जब आगे बढ़ेंगे तो उत्तरदायी सरकार कैसे बनती है, कौन क्या था, नेहरू समिति में कौन कौन सदस्य थे, तो सारी चीजें हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। अभी देखते हैं। तो प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो जाती है और क्या होता है, रिजर्व बैंक आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना होती है। क्यों होती है, देश की मुद्रा और साख नियंत्रण के उद्देश्य से। ठीक है, इसकी स्थापना भी हम लोगों ने करा दी। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। 11 राज्य, 11 स्टेट, जिनमें 6 राज्यों में द्विसदन व्यवस्था। तो कौन कौन से वो 6 राज्य थे देख लेते हैं। तो इस पर थोड़ी सी परिचर्चा कर लेते हैं। बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार और संयुक्त प्रांत, ठीक है, और असम, ये 6 राज्य थे जहां पे द्विसदनीय व्यवस्था लागू थी। 11 राज्यों में से 6 राज्य जहां पे द्विसदनीय व्यवस्था लागू थी। इसकी हम लोगों ने परिचर्चा कर ली। आगे देखते हैं। इंग्लैंड में भारत परिषद की समाप्ति की। इंग्लैंड में जो भारत परिषद था उसकी विदाई कर दी गई, उसको समाप्त कर दिया गया, और जो भारत सचिव था, भारत सचिव को सलाहकार की एक टीम प्रदान कर दी गई कि भैया ऐसा है, ये टीम तैयार कर दी गई है, ये टीम में इतने लोग, इतने सदस्य हैं और ये टीम आपको हेल्प करेगी। आगे देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। संघीय न्यायालय, संघीय न्यायालय का प्रावधान होता है और इसकी स्थापना कब होती है, 1937 में होती है। संघीय न्यायालय की स्थापना प्रश्न पूछा जा चुका है, कब हुई, 1937 में हुई। किस अधिनियम के द्वारा हुई, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत हुई। एक और इम्पोर्टेंट चीज, अगर आप आयोग की परीक्षा दे रहे हैं, लोक सेवा आयोग की स्थापना, राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना, और अगर 2 या 2 से अधिक राज्य हैं तो उनके लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की गई। किस अधिनियम द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। अभी हम लोगों ने भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत देखा था, लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया और केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। लेकिन अब क्या हुआ, वो केंद्रीय लोक सेवा आयोग को का पार्टीशन कर दिया गया, उनको स्टेट में डिवाइड कर दिया गया। किस शासन अधिनियम के अंतर्गत, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। ठीक है, अब आगे देखते हैं और क्या होता है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया। ठीक, इसमें क्या किया गया, दलित वर्ग और मजदूरों, महिलाओं के लिए अलग निर्वाचन नीति अपनाई गई। तो हम लोगों ने, अब इसके आगे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे नेहरू समिति के बारे में, और उसके बाद में फिर हम लोग देखेंगे जो सरकारें थी, सरकार के बारे में, सरकार में कौन कौन से लोग शामिल थे। उसके बाद शिमला समझौता देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, कोई क्वारी होती है तो कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके बचे हुए पोर्शन के साथ।